आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी गैर महसूब असासाजात मुकदमे में CBI की खुसूसी अदालत नामपल्ली पर हाजिर हुए। 0 FIR के इंदराज में हैदराबाद मुल्क भर में सरे फहरिस्त। कश्मीर में इंटरनेट पाबंदी पर फौरी तौर पर जायजा लेने के लिए अदालत उस्मा के अहकामात जारी। JNU तलबा के लिए खुशखबरी, इंतजामिया ने फैसला किया कि सर्विस चार्जेस और यूटिलिटी फीस वसूल नहीं की जाएगी। वजीर स्मृति ईरानी ने JNU तलबा की तायद करने पर अदाकारा दीपिका पडुकोण पर तनकीद की। ईरान से जंग करने के खिलाफ मैदान में उतरी अमरीकी अवाम, ट्रंप के खिलाफ किए जबरदस्त मुजाहरे। अब खबरें तफसील से। CBI की खुसूसी अदालत ने आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात मामले की सुनवाई की। उनके साथ विजय साई रेड्डी, धर्माना प्रसाद राव और IAS ऑफिसर श्री लक्ष्मी भी अदालत में हाजिर थी। समाअत के बाद अदालत ने इस केस की सुनवाई 17 जनवरी। इस दरमियान चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने समाअत के बाद और दोनों फ़रीक़ीन के मुबाहस के बाद अदालत को 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज सुबह जगन मोहन रेड्डी गन्नावरम से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो बतौर ख़ास इस केस की समाअत के लिए CBI अदालत नामपल्ली में मौजूद रहे। केस की हिस्सासियत को देखते हुए पुलिस ने ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया था। तेलंगाना में 0 FIR के इंदराज में हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट सरफहरिस्त है। दिशा कत्ल मामले के सामने आने के बाद रियासत में 0 FIR दर्ज हो रहे हैं। गुज़िश्ते साल के अवाखिर में 7 दिसंबर को पहली मरतबा 0 FIR केस वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज की गई थी। ज़िले वरंगल के शामपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आने वाले रविंद्र नामी शख्स ने अपनी 24 साला लड़की श्री विद्या की गुमशुदगी की शिकायत वरंगल के सूबेदारी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी और सूबेदारी पुलिस ने इस शिकायत को 0 FIR के करके तहत दर्ज करते हुए और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया था और बाद में इस केस को उस पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया जिसके हुदूद में दरख्वास्त गुजार रविंदर का घर आता था। ज़राए के मुताबिक 6 जनवरी तक रियासत में 83 0 FIR दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 25 हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट, 14 रचकुंडा और साइबराबाद में 6 FIR दर्ज हुए हैं। बाकी रियासत के दीगर पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत से मुताल्लिक़ आर्टिकल 370 की ज़्यादातर शक़ों और आर्टिकल 35A को मनसूख किए जाने के बाद रियासत में इंटरनेट पर आयद की गई पाबंदी पर फौरी तौर पर जायज़ा लेने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली बेंच ने कश्मीर टाइम्स के एडिटर अनुराधा भलसन और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर में आयद की गई दीगर तमाम तर पाबंदियों का 1 हफ्ते के अंदर जायज़ा लेने के अहकाम जारी किए। अदालत ने अपने अहकामात में कहा कि इंटरनेट पर गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद करना टेली कम्युनिकेशन ज़ाब्तों की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंटरनेट की दस्तयाबी को इजहार राय की आज़ादी का एक ज़रिया करार देते हुए कहा कि इस पर लंबे वक्त तक पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने मरकज़ी के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया से कहा कि वो इन सभी अहकामात को मंजर-ए-आम पर लाए जिनके तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पाबंदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का जमा के बजाय खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत 7 दिनों में जायज़ा रिपोर्ट दाखिल करके अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत उस्मा के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि अदालत उस्मा ने अपनी हिदायत मुश्तरका की है और 5 सवालात के जवाब देने को कहा है। हुकूमत 7 दिन के अंदर अपनी जायज़ा रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि आज़ादी और इजहार आज़ादी और हिफाजत के दरमियान एक इंसाफ पसंदाना तवाज़ुन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि रियासत में इतने लंबे अरसे तक अमन कायम है। हुकूमत ने इसके लिए सख्त मेहनत की है। इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं।
جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں فیس اضافہ اور 5 جنوری کو نقاب پوش گنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ و طالبات کی بے رحمانہ پٹائی کے خلاف دھرنا و مظاہرہ جاری ہے۔ اس درمیان جے این یو طلبہ کے لیے ایک خوشخبری سامنے آئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق طلبہ سے سرمائی سیمسٹر کے لیے سروس چارج نہیں لیا جائے گا اور ساتھ ہی انہیں یوٹیلیٹی چارج میں بھی چھوٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے طے کیا ہے کہ سرمائی سیمسٹر کے لیے سروس چارج اور یوٹیلیٹی چارج طلبہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلبہ کے اوپر یونیورسٹی نے 1700 روپے سروس چارج لگائے تھے اور اب یہ خرچ یو جی سی اٹھائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں اگلا حکم صادر ہونے تک طلبہ کو سروس چارج دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ واضح ہے کہ جے این یو طلبہ فیس اضافہ اور مختلف طرح کے چارج لگائے جانے کے خلاف لگاتار مظاہرے کر رہے ہیں۔ چھپاک کی اداکارہ دیپیکا پاڈوکون کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے دورے سے سیاست دانوں نے ان کی تازہ ترین فلم چھپاک پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے زوردار ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور بالی ووڈ والوں کی طرف سے بھی ملا جلا رد عمل سامنے آئے۔ ایک تقریب میں اداکارہ سے سیاست دان بنی سمرتی ایرانی نے دیپیکا کے جے این یو ایکٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ کہا کہ اداکارہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں جو لڑکیوں کو لاٹھیوں سے مار دیتے ہیں۔ ایرانی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی یہ خبر پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہونے جا رہی ہیں جو ہندوستان کی تباہی چاہتے ہیں۔ جانتے تھے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہر بار سی آر پی ایف کے جوانوں کو مارتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں جو حقیقت میں کچھ لڑکیوں کو ان کی نجی حصوں میں لاٹھیوں سے مارتے ہیں۔ وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، یا اس کا حق ہے۔ میں اس کے حق سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی جو دوسرے لڑکیوں کو شکست دیتے ہیں۔ اس سے قبل اداکارہ کنگنا رناوت نے بھی اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نقاب پوش ہجوم حملے کی اس وقت کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور سمجھا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں جے این یو اور اے بی وی پی دو فریق ہیں۔ مجھے آپ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ کالج کی زندگی میں گینگ وار کافی عام ہے۔ میں لڑکے کے ہاسٹل کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ یہاں کچھ لڑکے دن کے وقت میں کسی کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے قتل کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں حملہ بعد زویا اختر، فرحان اختر، انوراگ کیشپ، وشال بھردواج، تاپسی پنو، انوبھو سنہا، دیا مرزا اور راہل بوس جیسے اداکار کئی شخصیات اتوار کے ہونے والے حملے کی مذمت میں ایک احتجاج میں شریک ہوئے تھے۔ Anybody who has read the news knew where you're going to stand, knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India, knew that you're standing with people who celebrate every time a CRPF Jawan is killed. She knew that she's standing with people who they actually hit some girls in private parts with lathis. So she stood next to them. That is her right. I can't deny her that right. Bollywood against you. No, I'm saying, you asked me about a specific actor. I can't deny her the right that she will stand with people who will beat other girls who don't see eye to eye with them ideologically in private parts. That's absolutely. امریکہ کے شہر نیو یارک میں سینکڑوں لوگوں نے جمعرات کو سڑکوں پر اتر کر مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی نہ کرنے اور اس کے ساتھ امن قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا کے مطابق ان لوگوں نے ہاتھوں میں تختیاں لیے ہوئے امریکی قیادت سے ایران کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی نہیں کیے جانے، اس کے خلاف جنگ سے متعلق کسی قسم کی پابندی عائد نہ کیے جانے اور خلیجی ممالک کے ساتھ کشیدگی کم کر کے امن و امان کے لیے بات چیت کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے دوران ایک شخص نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں امن پسند ہے، ہم ایران کے خلاف جنگ نہیں چاہتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی ملک کے ساتھ جنگ کے خلاف ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ امن ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، جنگ اور خوف کا نام و نشان مٹے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ مظاہرے نے یہاں فولی اسکوائر کے نزدیک جمع ہو کر نعرے بازی کی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیرزادہ گوڑا اور بوڈوپل کارپوریشن پر کانگریس پارٹی کا قبضہ ہوگا۔ ریونت ریڈی کی موجودگی میں ٹی آر ایس پارٹی قائدین دیاکر اور
रमेश रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर मल्ला रेड्डी रकम और गैर कानूनी मुकदमात के जरिए इंतखाबात में कामयाब होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करने वाले ही असल कायदीन होते हैं, जिसका सबूत ये कायदीन हैं जो कांग्रेस में शामिल होकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी कारकुनों को भरोसा दिलाया कि वो टीआरएस के गैर कानूनी मुकदमात से खौफजदा न हो। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सब मिलकर काम करेंगे। पीरजादा गुडा और बोडुपल कारपोरेशन पर कांग्रेस कामयाब होगी। पीसीसी सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के 6 साल इक़्तिदार में रियासत की एक भी बल्दिया या कारपोरेशन में तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया गया और इन इलाकों में मिशन भगीरथा प्रोग्राम के नाम पर सड़कों को तबाह कर दिया गया। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों से फेसबुक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, उनके फर्जंद तारक रामा राव जो बल्दी नज़्म व नस्क के वजीर हैं ने 6 साल में बल्दियात और कारपोरेशन में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो नहीं दी। अब बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की सूरत के साथ वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कारकुनों को सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। आज पर्चा नामजदगी का अमल ख़त्म हो गया। 22 जनवरी तक पर्चा नामजदगी की जांच, दस्तबरदारी और दूसरे उमूर तक चौकस रहें, वरना टीआरएस और इंतखाबी अमला साजिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस दौलत और इक़्तिदार के बल पर जीतने की कोशिश करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केरला, ओडिशा, बिहार, पंजाब, मगरबी बंगाल की हुकूमतों ने CAA, NRC और NPR पर अमल न करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब तक टीआरएस हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ का ऐलान नहीं किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के CR की खामोशी पर मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी को वजाहत करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजलिस से सवाल किया कि टीआरएस मुकम्मल तौर पर मामले में बीजेपी की तायद कर रही है, ऐसे में आप क्यों खामोश हैं? मेरे माइनॉरिटी भाइयों के लिए और जो लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूं, मैं 2 मिनट हिंदी में बात करता हूं। मैं अपील करना चाहता हूं मेरे कांग्रेस भाई बहन से कि 22 तारीख तक, जब तक ये म्यूनसिपल इलेक्शंस की पोलिंग ख़त्म होती है, हम सब लोग यूनिटी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस कैंडिडेट्स को जिताने के लिए एकजुट से आगे जाना है और हार्ड वर्क करना है। मैं आप लोगों को अपील करता हूं। और दूसरी चीज़ ये भी बोलता हूं कि माइनॉरिटी भाई बहन को ये मैसेज ज़रूर ले जाना है, अंदर अंदर से टीआरएस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी बीजेपी को वोट डाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट डाला था। डिमोनेटाइजेशन में, जीएसटी में, ट्रिपल तलाक बिल में, पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, हर विषय में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी के मदद किया है। अभी भी हम डिमांड कर रहे हैं, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ के अगेंस्ट असेंबली में रेजोल्यूशन पास करिए। कांग्रेस पार्टी वो यूनानिमस करने की आपके साथ देंगे, लेकिन केसीआर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये 120 म्यूनसिपैलिटी और 10 कॉरपोरेशन में केसीआर और टीआरएस गवर्नमेंट में कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया, खासकर माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, सेक्शंस के लिए उनको पूरा नेग्लेक्ट किया। ये चीज़ म्यूनसिपल इलेक्शंस में याद रखना, टीआरएस पार्टी को सबक सिखाना, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ये हमारे आप सबके लिए अपील है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। KT रामाराव ने 17 फरवरी को हैदराबाद में होने वाली बायो एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की पीयूष गोयल को दावत दी। KT रामाराव ने वरंगल ता हैदराबाद कॉरिडोर और हैदराबाद ता नागपुर 2 कॉरिडोर को मंजूर करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की।
हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई को मिलाकर सनती कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा किया। इसके लिए आइंदा बजट में फ़ंड्स को मुख्तस करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में जनूबी रियासतों के वज़रा ने मरकज़ी हुकूमत को मकतूब भी लिखा है। के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में कायम किए जाने वाले ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक पार्क में मरकज़ी हुकूमत ताउन करेगी। के.टी. रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत आलमी सतह पर इंटीग्रेटेड फार्मा क्लस्टर हैदराबाद में फार्म सिटी, जहीराबाद में कायम किए जाने वाले निम्स के बारे में मरकज़ी वज़ीर तफसीलात पेश किए। के.टी. रामाराव ने जो तजावीज़ पेश की हैं, मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने इन तमाम उमूर पर फ़ौरन एक रिपोर्ट तैयार करने की उनके महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी। हिंदुस्तान में मुल्क के वफादारों की कमी नहीं है और वतन से मोहब्बत करने वालों के जज्बे काबिल मिसाल है। NRC शरीयत क़ानून के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज के दौरान अवाम हुब्बुल वतनी का सबूत देने के लिए अपने हाथों में तिरंगा थामने का फ़ैसला किया है, जिसके बाअस तिरंगे की फ़रोख्त में बेतहाशा इजाफा हुआ। इन तीनों हफ्तों में 10 लाख से ज़ायद तिरंगे फ़रोख्त हुए हैं। उमूमन 15 अगस्त और 26 जनवरी में 1 लाख तिरंगा फ़रोख्त होते थे, लेकिन इन 3 हफ्तों में NRC और शहरियत बिल के ख़िलाफ़ निकाली जाने वाली रैली के लिए फ़रोख्त में इजाफा हुआ। हैदराबाद में तिरंगा तैयार करने वाले ताजिर महेंद्र रेड्डी और SK ग्रुप ने बताया कि 26 जनवरी के लिए फिर से तिरंगा तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल को भी 1 लाख तिरंगे रवाना किए गए हैं। हैदराबाद में एक नौजवान को कमसिन लड़की की असमत रेज़ी करने पर अदालत ने 10 साल की कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई। मुल्ज़िम मुतासरा का दूर का रिश्तेदार है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के प्रताप रेड्डी के मुताबिक मुल्ज़िम मुतासरा के घर गया और रिश्ते की बहन से मिलना चाहा। यह वाक़या जून 2016 का है। मुल्ज़िम इस मुतासरा से शादी करना चाहता था, लेकिन इसके बाद उसने इसकी असमत रेज़ी की। न सिर्फ एक मरतबे बल्कि मुतादिद मरतबे उसने शादी का वादा करते हुए असमत रेज़ी की। फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के सुनीता ने इस मुकदमे की समाअत की और जुमेरात को इस नौजवान को इस केस में मुजरिम करार दिया। 10 साल की सज़ा के अलावा इस नौजवान पर 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। मुजरिम एक खानगी मुलाजिम है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद में काम करता था। डिचपल्ली ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आज तलबा ने कैंपस के अंदर MCA ब्लॉक के करीब आज सुबह के अवलीन सातों में एक चीते को देखा। तलबा की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। महकमे जंगलात के अहदेदार यूनिवर्सिटी पहुंचकर चीते को तलाश कर रहे हैं और कैंपस के अलावा करीबी जंगलों में भी चीते को तलाश किया जा रहा है। एक तालिब इल्म जो कि MBA कोर्स में तालीम हासिल कर रहा है ने बताया कि सुबह हम चहलकदमी कर रहे थे तो हमें चीते के दहाड़ने की आवाज़ आई। इसके कुछ ही लम्हों बाद हमने चीते को करीब में देखा। यूनिवर्सिटी कैंपस की ज़्यादातर इमारतें जंगल से करीब हैं। चीते की मौजूदगी की इत्तला से तलबा में खौफ व हिरास पाया जाता है। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर हैदराबाद में पुलिस की गाड़ी को जुर्माना आयद किया गया है। उप्पल रिंग रोड के करीब हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट से वाबस्ता पुलिस गाड़ी रॉन्ग साइड जा रही थी। एक शहरी ने गाड़ी की तस्वीर ली और उसने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस की गाड़ी को 1135 रुपये जुर्माना आयद किया। हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडमिन सब इंस्पेक्टर सुधीर रेड्डी को ACB के हुक्काम ने रिश्वत की रकम और शराब की 2 बोतलों के साथ पकड़ लिया। एक सिविल मुकदमे की लोक अदालत में सलाह सफाई और पुलिस स्टेशन में ज़मानत मंजूर करने के लिए सब इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपये नकद रकम और शराब की 2 बोतलें रिश्वत के तौर पर तलब की थीं। शिकायत कुनिंदा ने महकमा इंसदाद रिश्वत सितानी के हुक्काम को इत्तला दे दी और उन्होंने आज रंगे हाथों सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। ACB के अहदेदारों के मुताबिक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की इमा पर इसने रिश्वत तलब की थी। सब इंस्पेक्टर के साथ जुबली हिल्स इंस्पेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इंस्पेक्टर फरार हैं। नारायणपेट के अनुकुंडा गांव में कम से कम 30 जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा उस वक्त बीमार हो गए जब उन्होंने दोपहर का खाना खाया। इत्तला के मुताबिक खाना खाने के फौरी बाद तलबा ने पेट में दर्द की शिकायत की। इसके फौरी बाद उन्हें दस्त व क़य होने लगे। स्कूल के जिम्मेदारों ने उन्हें फ़ौरन मक्तल के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया। डॉक्टरों ने तबी मुआयने के बाद इन तलबा का इलाज किया और कहा कि तलबा की इस कैफियत की असल वजह फूड पॉइजनिंग है। स्टूडेंट एसोसिएशन और मकामी लोगों ने बताया कि खाना मुहैया करने वाली एजेंसी गैर मियारी और गैर एहतियाती तौर पर बनाए गए खाने को मुहैया कर रही थी।
कई मरतबे तलबा को कीड़े मिले हुए चावल का खाना बना कर दिया गया और रसम में जो तरकारियां इस्तेमाल की गई थी वो भी सड़ी हुई थीं। मुकामी लोगों ने कहा कि वो हुकूमत से मांग करते हैं कि इस एजेंसी के लाइसेंस को रद्द किया जाए और गैर मियारी खाना सप्लाई करने पर इस एजेंसी को बर्खास्त किया जाए और किसी ऐसी एजेंसी को जो तलबा को मियारी और ताज़ा खाना मुहैया कर सके उसका तकर्रुर किया जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज वाराणसी में अपने 3 घंटे के मुख्तसर दौरे के दौरान रविदास और काली विश्वनाथ मंदिर में पूजा किया और शहरियत के खिलाफ एहतजाज के मुतासिरीन के अहल खाना और रिहा होने वाले अफराद से तबादले ख्याल करते हुए इस बात की यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस पार्टी CAA NRC की मुखालिफत करती रहेगी। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार और जेल से रिहा होने वाले और तशद्दुद के दरमियान हलाक होने वाले अफराद के खाना से मुलाकात करके कई वक्त प्रियंका ने यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त उनके साथ खड़ी रहेगी और काले कानून CAA NRC की मुखालिफत जारी रखेगी और इसकी मुखालिफत में अपनी पूरी ताकत लगाएगी। कांग्रेस लीडर ने मुलाकात के दौरान मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि 2022 में कांग्रेस की रियासत में हुकूमत बनने के बाद ही इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, सभी मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि मरकज़ में कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही इन काले क़वानीन को वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस हमेशा आइन की मजबूती की हामी रही है और CAA NRC मुल्क के बुनियादी आइडिया के ख़िलाफ़ है। अपने मुख्तसर दौरे के दौरान कांग्रेस लीडर ने जेल भेजे गए तकरीबन 59 अफराद से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर ने 14 माह की बच्ची चंपक के वालिदैन और एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले 8 साला बच्चे के अहल खाना से भी मुलाकात की। जी, मैं इन बच्चों से मिलने आई थी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो अरेस्ट किए गए थे, डिटेन किए गए थे प्रदर्शन के दौरान। वो एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। 15 दिन उनको जेल में रखा गया है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी बच्ची उनका इंतजार कर रही थी, तो उनसे मिलना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बातें बताई कि कैसा कैसा हुआ उनके साथ और बहुत अन्याय हुआ है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उठा के जेल में पटक दिया, 15 दिन वहाँ रखा और अलग अलग बहुत सीरियस धाराएं लगाई हैं उन पर। तो मुझे उन पर बहुत गर्व है कि उन्होंने इतना संघर्ष किया और संघर्ष करते रहेंगे। देश की आवाज़ उठा रहे हैं। जो सरकार कर रही है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान को तोड़ने का काम है, देश को तोड़ने का काम है। ये बच्चे खड़े हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। 19 तारीख से जब से वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफ़ी सीरियस धाराएं लगाई हैं। किस तरह से DM साहब का यहाँ का और पुलिस के अधिकारियों का बर्ताव रहा उनके साथ, वो सब बातें बताई उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि वह सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके अपने नारे भी सुनाए कि कौन कौन से नारे वो उस समय वो यूज़ कर रहे थे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी सी बच्ची उनका इंतज़ार कर रही थी। ये बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दंगाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप मिल लीजिए इनसे, इनकी बातें सुनिए, इनकी कहानी सुनिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये अधिकार जो है प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, ये युवा का अधिकार है। ये अधिकार संविधान का दिया हुआ अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के ओहदे पर बहाल किए जाने के नेशनल कमिटी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर आज रोक लगा दी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने NCLAT के 18 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ टाटा सन्स की दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये रोक लगाई। NCLT ने साइरस मिस्त्री को बड़ी राहत देते हुए उन्हें टाटा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दिया था। NCLAT ने अपने हुक्म में यह भी कहा था कि टाटा ग्रुप की कंपनियों के सरबराह के तौर पर N चंद्रशेखरन की तकर्रुरी गैर कानूनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साबिक मेंबर असेंबली शोएब इकबाल के
आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर आज सख्त नुक्ताचीनी की और इल्ज़ाम लगाया कि नाज बर्दारी और मुस्लिम वोट बैंक की खातिर आइन की बजाय शरीयत को तरजीह देने वालों को पार्टी का चेहरा बना रहे हैं। बीजेपी के तर्जमान संबित पात्रा ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर इकबाल के खिलाफ डकैती, फसाद कराने, मौलिक हथियारों के साथ धमकी देने, इक़दाम कत्ल वगैरह के समेत मुतादिद संगीन मामला दर्ज हैं। मिस्टर इकबाल वज़ीर आला को जेल भिजवाने की बात कहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर केजरीवाल ने मिस्टर इकबाल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। डॉक्टर पात्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल नाज बर्दारी और मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ऐसा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जामे मस्जिद के पास शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ होने हुए मुजाहरों में इकबाल के बेटे आल इकबाल ने इंतहाई फ़िरक़ा वाराना तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त चैलेंज करते हुए शरीयत के लिए गर्दन भी कटवाने की बात कही थी और अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। उन्होंने मिस्टर केजरीवाल से सवाल किया कि क्या वो मुल्क को आइन की बजाय शरीयत से चलाने के हक़ में हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को एक बार फिर मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने की साजिश कौन कर रहा है, ये बेनकाब हो गया है। मुल्क में चाहे आगजनी हो या हिंदू मुस्लिम फसाद हो, इनके लिए सभी जायज़ है, लेकिन उनसे मुस्लिम वोट बैंक बनना चाहिए। बंधुगण, ये सवाल उठता है, जो शोएब इकबाल अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहता था, जिस शोएब इकबाल के ऊपर मर्डर, डकैती, रॉबिंग, डेडली वेपन राइटिंग, ये सारे केस लगे हुए हैं, उस शोएब इकबाल को आखिर अरविंद केजरीवाल जी अपने पार्टी में क्यों लेते हैं? क्या आवश्यकता आन पड़ी? उनके बेटे मोहम्मद इकबाल को अपने पार्टी में क्यों लेते हैं? द रियल स्टोरी बिगिंस हियर। उत्तर में छुपा हुआ है तुष्टीकरण की राजनीति की कहानी। आपको पता होगा, अभी चंद दिनों पहले सीएए को लेकर जमा मस्जिद के सामने एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें आगजनी भी हुई थी, बहुत तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस ने उसे कंटेन किया था। उस सीएए के प्रोटेस्ट में जो जमा मस्जिद के सामने हुआ था, उसमें मोहम्मद इकबाल, जो शोएब इकबाल के बेटे हैं, जिन्होंने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और जो काउंसलर भी है, उनका भाषण आप सुनिएगा। हम चला के भी दिखाएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में चला के दिखाएंगे। उन्होंने कहा था अपने भाषण में, ए नरेंद्र मोदी, तू जिसका भी मोटा भाई होगा, तुझे कहते हैं तू सुन ले, गुजरात के अंदर तुझे मोटा भाई। नए साल का पहला चांद ग्रहण आज दिखाई देगा। आज वक़्फ़ होने वाले चांद ग्रहण फ़िल्कियात के शायकीन के लिए दिलचस्पी का बास होगा और आवाम हिंदुस्तान के कोने कोने से इसका मुशाहिदा कर सकेंगे। चांद ग्रहण का आगाज़ 10:37 से होगा और ये 11 जनवरी की रात 2:42 के करीब ख़त्म हो जाएगा। इस साल वक़्फ़ होने वाले 4 चांद ग्रहणों में ये पहला होगा। दीगर 3 चांद ग्रहण 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को वक़्फ़ पज़ीर होंगे। ये चांद ग्रहण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी मुख्तलिफ मकामात से देखे जा सकेगा। शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में हो रहे धरने व मुजाहरों को देखते हुए बीजेपी ने लोगों के दरमियान डोर टू डोर यानी घर घर जाने की मुहिम चला रखी है। बीजेपी का इरादा है कि वो 10 दिनों के अंदर मुल्क के 3 करोड़ लोगों से रब्ता कायम करे और इन्हें समझाए कि शहरियत कानून किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इन्हीं हक़ में है। इसके तहत कुछ बीजेपी लीडरों ने केरला की ज़िला कलेक्टर अदीला अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनके दफ्तर में पहुंचकर शहरियत कानून पर मबनी कुछ पम्फलेट भी उनको दिया, लेकिन इस मुलाकात की वजह से अदीला अब्दुल्ला को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो साइबर गुंडागर्दी का शिकार हो गई हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अदीला अब्दुल्ला की तस्वीर देकर उन्हें शहरियत कानून हामी ठहराया है, तो कुछ इसके बरक्स भी लिख रहे हैं। कई ऐसे पोस्ट भी में देखने को मिल रहे हैं जिनमें इनके ज़रिए शहरियत कानून की हिमायत में पम्फलेट लिए जाने को गलत ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट देखकर अदीला अब्दुल्ला काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी तस्वीर का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगी। साथ ही उन्होंने गुजारिश की है कि दोनों ही फरीक इन्हें अपनी सियासी मुहिम से दूर रखें। अदीला का कहना है कि बग़ैर सही बात को जाने सोशल मीडिया पर फर्जी बातों को फैलाना साइबर कानून के तहत गलत है, जिसे लोगों को समझना चाहिए। शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में जिस तरीके से तमाम
طبقات حصہ لے رہے ہیں، اسے ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کبھی بھی نازی جرمن نہیں بن سکتا۔ مشہور سماجی کارکن اور سابق IAS آفیسر ہرش مندر نے کہا کہ اگر شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا تو اس کے بعد ملک کے آئین پر ہی حملہ کیا جاتا۔ خیال رہے کہ ہرش مندر کی قیادت میں آج جمعہ کی نماز کے بعد اسٹیٹسمین ہاؤس سے گاندھی مورتی تک ملین مارچ نکالا گیا جس میں سماج کے تمام طبقات نے شرکت کی۔ مندر نے کہا کہ NPR کسی بھی صورت میں NRC سے کم نہیں ہے۔ کلکتہ پریس کلب میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ہرش مندر نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں سے ہندوستان کے آئین کو کمزور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے، اس کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہے تھے، اور اب شہریت ترمیمی ایکٹ کو پارلیمنٹ سے پاس کرا کے ملک کے دستوری ڈھانچے کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد ملک کے آئین کا ہی نمبر تھا، مگر اس کے خلاف حکومت نے توقع کے خلاف ملکگیر سطح پر احتجاج ہونے لگا جس میں تمام سوسائٹی اور طبقات کے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ آندھرا پردیش چیف منسٹر جگن موہن ریڈی غیر محسوب اثاثہ جات مقدمے میں CBI کی خصوصی عدالت نامپلی پر حاضر ہوئے۔ 0 FIR کے اندراج میں حیدرآباد ملک بھر میں سر فہرست۔ کشمیر میں انٹرنیٹ پابندی پر فوری طور پر جائزہ لینے کے لیے عدالت عظمیٰ کے احکامات جاری۔ JNU طلباء کے لیے خوشخبری، انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ سروس چارجز اور یوٹیلیٹی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے JNU طلباء کی تائید کرنے پر اداکارہ دیپیکا پڈوکون پر تنقید کی۔ ایران سے جنگ کرنے کے خلاف میدان میں اتری امریکی عوام، ٹرمپ کے خلاف کیے زبردست مظاہرے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔